legal. Mucho continente tengo que tratar. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. Dun dong, dun dong, dun dong, dun dong. देशों और सज्जनों, उड़ान भरने की तैयारी में कृपया साफ पाए सामान को ऊपरी सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी पर नीचे रखें। कुर्सी सीधी कर लें, ट्रे टेबल बंद कर लें और कुर्सी की पेटी को बांध दें। यदि आपको कुर्सी की पेटी पूरी ना पड़े तो
हम लोग सीधा जाएंगे, एक अच्छा सुपारी के लिए इधर से। बस ठीक है, तो आगे मिलेगा। हो सकता चाय भी मिल जाए। चाय परोठा नहीं, चाय पत्ती। वाली कितना पीस चाहिए? दे दो, 8-10 पीस दे दो। प्लानों में देखा है कि जब हम लोगों को इकट्ठा करते हैं तो उनके मन में एक ही बात जाती है कि या तो ये सामान बेचने वाला होगा या तो ये बंदे जोड़ने वाला काम होगा। तो मैं पहले आपके इस ब्रेन से ये निकालना चाहता हूं, क्योंकि आपका ब्रेन खाली हो जाए, जिस कारण आप इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये बंदे जोड़ने वाला प्लान है और ना ही ये घर घर जाके सामान बेचने वाला जो ऐसा कोई प्रोडक्ट बेस्ड है। तो मैं बात कर रहा था कि इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ये साबित होने जा रही है, जो अब तक टेक्नोलॉजी बन चुकी है उससे ये बड़ी टेक्नोलॉजी साबित हो जाएगी। कहते हैं कि जरूरत आविष्कार की जननी है। मीन्स मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई और इन्वेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि बहुत साल पहले आपने एक इन्वेंशन देखी होगी, ये जो यंत्र है हम इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल। ये एक एडवांस है। कुछ साल पहले इंसान के मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि मैं अपने दिल का हाल अपने लोगों को जो पत्र में लिखकर बताता हूं उसको पहुंचने के लिए 7 दिन लग जाते हैं, उधर से वो जवाब मेरे को लिखकर देता है 7 दिन आने को लग जाते हैं। क्यों ना एक ऐसी मशीन बन जाए जिस कारण मैं इधर से बोलूं वो मेरा हाल सुने और उसी वक्त वो मेरे को रिप्लाई भी करे। तो इसी जरूरत ने मार्केट में जरूरत आई तो आविष्कार का जन्म क्या हुआ, टेलीफोन। उससे वो एक दूसरे से बातचीत करने लगे, लेकिन डिमांड और आने लगी कि कुछ ऐसा हो कि ये फिक्स रहता है, कुछ ऐसा हो कि हमारे जेब में आ जाए। तो मोबाइल का आविष्कार हुआ, ये एडवांस आता गया, अभी भी और एडवांस आएगा। मैं मोबाइल के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा जिसको बच्चा भी यूज करता है, बूढ़ा भी यूज करता है, मर्द भी यूज करता है, औरत भी यूज करता है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प और सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब हुआ कि मेरे को आज फॉर एग्जांपल अभी मैंने सुबह मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल किया, तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे लिए कोक ले आओ। तो ये बात करके बोले ये सर कोक तो नहीं है, तो
तो मैंने बोला ऐसा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हुआ? मैंने बोला चलो पेप्सी ले आओ। अब फिर लड़का क्या बोलता, सर पेप्सी भी नहीं है। दूसरा सब्स्टिट्यूट, अभी पेप्सी तो मैंने बोला चलो क्या है वहां पे, बोलते थम्स अप है, तो मैंने वो ले ले, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा वस्तु आ जाए जिसका दुनिया में कोई विकल्प नहीं बना और ना ही बन पाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप ऐसे टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं जोर से थोड़ा होर्डिंग करके बताइए कि आप इसको देखना चाहते हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे। कितने लोग देखना चाहते हैं? मेरे हाथ में रखें। तो दिखाएं आपको। रशिया की टेक्नोलॉजी है, पेटेंट टेक्नोलॉजी है। पेटेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास एक टेक्नोलॉजी का अधिकार हो, वो सब व्यक्ति को कोई भी नहीं बना पाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति बना पाएगा, उसको बेच पाएगा, उसी के पास उसका अधिकार है, राइट है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी मैं आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूं, वो है सामने इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। तो मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, पहले आपसे पूछूंगा आपको क्या लगता है ये क्या है? कौन बताना चाहेगा? आप खड़ा करके किसको लगता है? कोई अंदाजा लगाए कि ये क्या लग रहा है? वेरी गुड, यू आर राइट। और वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक विंड पावर प्लांट है जिसका प्रोटोटाइप है, जिसको हम बोलते थे मॉडल। जैसे कोई कोठी बनती है ना, तो आर्किटेक्ट को छोटा सा डिजाइन बना के दे देते कि यहाँ पे आपका रूम होगा, यहाँ पे आपका टॉयलेट होगा, जहाँ पे आपकी रसोई होगी। तो इसी तरह ये एक प्रोटोटाइप है, ये हवा से बिजली बनाएगा। आज तक हमने बिजली किस से देखी है बनती हुई? पानी से, सोलर से, ठीक है, ओके। और दोनों से, कोयले से भी बनती है, डीजल से भी बनती है, ठीक है। तो डीजल जो है वो खरीदना पड़ता है, कोयला खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो पानी कभी आता है, कभी नहीं आता। ऐसा कभी हुआ कि हवा ना आए और बंद हो जाए? बिल्कुल कभी नहीं बंद होती। कारण है कि हवा जो मेन सोर्सेस है ऑक्सीजन को हमारे तक पहुंचाने का, ऑक्सीजन एक कैरियर है, मतलब हवा जो है एक ट्रक है जो हमारे तक सामान पहुंचाती है। ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें हवा की जरूरत है, ठीक है। तो हवा कभी बंद नहीं होगी। अगर हवा बंद होगी तो इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? मात्र 3 मिनट, मैं ज्यादा बोलता 3 मिनट, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हवा से बिजली बनाने का काम करेगी, ठीक है। तो अभी आपको मैं डेमो देना चाहता हूँ, ठीक है। इस पंखे को चलाना है किसी ने, इस पंखे को चलाना है, लेकिन शर्त है ये कि आपने इसको बिजली से नहीं चलाना, किसी और यंत्र से चला सकते हो। है तो मार्केट में नहीं है, सीधा बात। मतलब एक प्रोडक्ट है बिजली के बगैर इसको नहीं चला पाए। तो अगर यही बिजली के आप मालिक बन जाओ तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना। तो देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगी, ये काम कैसे करेगी। एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी जो है हवा से बिजली बनाने वाली टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत देर पहले से और भी कंट्री में है, लेकिन ऐसी इसमें क्या खासियत है कि इस टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट कर रहे हैं? वो कारण है कि उसको बोलते हैं वाइंड मिल। आपने गुजरात और राजस्थान के एरिया में देखा होगा, एक बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, ऊंचा लंबा टावर होता है, वो पंखे घूमते हैं, उससे पावर जनरेट होती है, ठीक है। तो आपने हो सकता है असम में कहीं पे नहीं देखा होगा, पंजाब में भी मैंने देखा। उसका कारण क्या है? वो जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, जहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है, वो वहीं पे लगाया जाता है, क्योंकि उसको घुमाना आसान नहीं है। उसके जो पंखे हैं ना, एक पंखा 11 टन का है, वो 3 पंखे होते हैं। 33 टन को घुमाने के लिए हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए ना। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है
ठीक उस हवा में भी घूम सकती है, उस हवा में भी टरबाइन घूम सकती है जिसमें हम पतंग उड़ा सकते हैं। जिसमें जब पतंग उड़ेगी तो ये टरबाइन चलेगी। कारण क्या है, देखिए ये इधर से हवा आई, हवा इधर से कम आ रही है, देखिए हवा को हम बढ़ा नहीं सकते। अगर आपके एरिया में हवा 4 मीटर पर सेकंड आ रही है, ठीक है, वो आ रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के अनुसार इसको हम 20 मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। कैसे? देखिए ये हवा आ रही है पीछे से और जैसे घूमेगी तो आप देखोगे इसमें लाइट चल रही है। अभी ना यहाँ पे रोशनी है तो ये बल्ब चल रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पीछे से हवा कम आ रही है तो हवा का प्रेशर कैसे बढ़ाएगी। अभी सर ने बोला था कि ये मेरे को बिल्डिंग लग रही है, इन बिल्डिंग को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जब हवा आएगी इधर से तो जब इधर से टकराएगी ना अंदर को जाएगी, इसकी स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगी। हवा की स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में एक विंडो है और खुले में है, खुले की हवा से ज्यादा विंडो से हवा तेजी से आती है क्योंकि इसको हमने एक कंसंट्रेट कर दिया है। इसी कारण इसको जो इसके साइंटिस्ट हैं मिस्टर डेनिस टैगलन जो रशिया से, उन्होंने इस हिसाब से इसको डिजाइन किया कि जैसे हवा इसमें एंटर होगी तो इसे तेजी से घूमेगी और इसमें चारों तरफ से कंसंट्रेट करेगी, घूमती रहेगी, इसके अंदर काफी देर तक घूमती रहेगी। ये हवा को कंसंट्रेट करेगा और जब ये चलेगी तो पावर जनरेट करेगी। ओके, और इसमें जो पावर को जनरेट करने की जो क्षमता है 120 मेगावाट पावर जनरेट कर देता एक दिन में, 120 मेगावाट। अब बात आती है कैसे इतनी बिजली से जनरेट कर पाएगा, क्योंकि इसमें एक और इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर मैग्नेट सिस्टम लगा दिया है। जब मैग्नेट सिस्टम फ्रिक्शन करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर जनरेट होती है। पहले इस टेक्नोलॉजी को, दूसरा इस टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया गया तो एक दिन में 120 मेगावाट से स्टार्ट होता है, उससे ज़्यादा भी बना सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। जैसे ही आपको लगे कि सेशन बोरिंग हो रहा है तो आपने बता देना, तो हम उस वक्त अपना जो हमारा लंच वगैरह है वो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये इसकी हवा की स्पीड लगती है, इसके लिए हमारा जो इंजीनियर है जो आपके सामने है, इंजीनियर मिस्टर सरदार परमजीत सिंह जो मेरे कोलीग हैं, वो आपको इसकी डिटेल के बारे में समझाएंगे। तो हम रेडी है सर? तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जोरदार तालियों से इंजीनियर सरदार टरबाइन लगा दी, भूल जाओ सब। ऐसे हवा आएगी तो इसको घुमाएगी, लेकिन ये हवा जो यहाँ लग रही है इसको रोकेगी, इसको होल्ड करेगी, तो उससे क्या है एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम ये इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक प्लेट लगा दिया। एरोडायनेमिक प्लेट बोलते हैं, ये हवा को इस पंखे से टकराने नहीं देगी, इस पर टकराएगी तो हवा इधर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट टाइम ऐसी प्लेट्स लगा दी है सब तरफ, हवा आएगी, पूरी हवा आएगी तो इससे टकराएगी, इस पंखे में टकराएगी, इस पे नहीं टकराएगी। ऐसे सारे पंखे दूसरे में हवा टकराएगी, इससे शोर नहीं होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब हवा का कनेक्शन कोई भी हो, जहाँ से नेक्स्ट टाइम हवा यहाँ से जा गया, नेक्स्ट टाइम हवा कहीं से भी जाएगी तो घूमना ही घूमना है। ये पंखा घूमेगा तो बिजली पैदा होगी, यही इसका मेन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट टाइम इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये ब्लॉक्स बना दिए। ये
हमारी कोठियाँ हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK घर है। अब इतने एरिया में जो हवा आ रही है, यहाँ सिर्फ इतनी जगह से उसमें गुजरना है, तो हवा एरिया कम हो गया, इसकी स्पीड बढ़ गई, तो ये पंखा तेज घूमेगा, इससे डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं है। हवा यहाँ से है, नेक्स्ट टाइम ये ऐसे और ऐसी बिल्डिंग बने, उन्होंने हमारे आर्किटेक्ट ने सोचा ऐसी बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग और भी बनेगी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ऐसी बिल्डिंग बन सकती है। हेलो, ये बिल्डिंग बनेगी, ऐसी बिल्डिंग, ये हमारी पवन चक्की है, पवन चक्की होती है, लेकिन हमारी मीटर की बिल्डिंग ऐसी है, ये छोटी सी है, ये देखने में अच्छी लग रही है। नेक्स्ट, अब ये बिल्डिंग का मॉडल ये है, जो मॉडल है ये वियतनाम में बनने वाला है। पहली बिल्डिंग जो है कि वियतनाम में, थाईलैंड के पास वियतनाम है, वहाँ पे ये काम शुरू हो गया है। ये उसी का स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। ये 2 मॉडल इंडिया में, 2 मॉडल आए इंडिया में, हमारे पास है, एक कानपुर में, 2 मॉडल इंडिया में, ये रशिया से हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। तो ये मॉडल, अब पवन चक्की की हाइट क्या है, 190 मीटर, 190 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसकी 320 मीटर है, इतनी हाइट लंबी बड़ी होगी। इसकी हवा यहाँ तक खत्म हो जाएगी, ये ऊपर तक हवा आएगी, उसको भी घुमाएगा, हम उस काम लेंगे। नेक्स्ट टाइम, और ये भी ऐसे कोई नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें क्या है, हवा यहाँ से आएगी तो ये उसको कम घुमाएगी, लेकिन इसमें क्या है, हवा अंदर घुसेगी तो छोटी जगह से जाएगी तो हवा उसको ज़्यादा तेज घुमाएगी, ये इससे जितनी जल्दी छोटे घूमेगी तो भी बिजली पैदा होगी। नेक्स्ट, ये इसका है, इस बिल्डिंग का है स्ट्रक्चर। उसने कहा ये इसकी जो साइज है, बिल्डिंग का साइज जो है 199 मीटर, 0.5, 199 मीटर पाए, और 190 मीटर उधर को, 190 मीटर इधर को, इसके अंदर ये बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, यानी कि 190 में 600 फुट हो गया, 600 फुट इधर को, 600 फुट उधर, उसके अंदर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, यानी कि 16 एकड़ बोलो, किला बोलो, हम एकड़ बोलते, 16 एकड़ की बिल्डिंग लगने वाली है। वियतनाम में काम शुरू हो गया इसका, और इसके इसी जैसे लिखा है, इसके ऊपर 72 फ्लोर्स हैं, 72, बाकी नीचे सारे मॉल हैं, शॉपिंग मॉल हो गया, पार्किंग हो गई, वो सब इसी में है। और इसी की तरह एक और बिल्डिंग बनने वाली है, जो बुर्ज खलीफा है ना, उससे भी ऊंची बिल्डिंग बननी है, 1000 मीटर ऊंची, यानी 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग भी बनने वाली है। देखो कहाँ हम 320 मीटर की बात कर रहे हैं, ये 1000 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये भी बनने वाली है। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है, इतनी खास बनाई है, हवा के इस्तेमाल से ही बिजली पैदा होगी, और हवा कभी खत्म नहीं होगी। पता है हमको, हर देश में अलग अलग हवा के दिशाएं हैं, कोई कम चलती है, ज़्यादा चलती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे जाके आपको पता हवा तो चलेगी। हवा चाहे यहाँ चले, चाहे यहाँ पे लगे, चाहे यहाँ चले, टरबाइन में घूमना ही घूमना, टरबाइन घूमेगी तो बिजली पैदा होगी। इसलिए हवा बंद होने का मतलब ही नहीं है, इतनी ऊंची बिल्डिंग की हवा बंद कभी नहीं होगी। और जैसे स्पीड लिखा, देखो स्पीड ऑफ रोटेशन 4 से 7 रोटेशन पे मिनट में हो जाएगा तो बिजली पैदा कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, ये भी बिल्डिंग है, रशिया की है, उसका ये हमारा रशिया का पूरी बुक है, इसका ये रशिया से आई हुई और भाषा भी रशियन लैंग्वेज है, हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये अंग्रेजी में है सारा, इसमें से इंग्लिश को मैंने काफ़ी स्टडी किया, रशियन था, इसको गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसको इंग्लिश में बना दिया, फिर हमने स्टडी किया। देखो नीचे पार्क लिखा हुआ है, नीचे पार्किंग एरिया है, ये उसका स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे न्यू कैसे जैसे कंक्रीट कैसे लगेगी, सब आरसीसी फ्लोर है, बजरी का ही बनेगा, बजरी लोहा सरिया का बनेगा। ये से टेक्निकल सेशन है इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग कैसे बनी है, ये शेप है। अब आपको ऐसी बिल्डिंग आपकी दुनिया में देखनी चाहिए, बनाना चाहोगे? आप चाहोगे कि ऐसी बिल्डिंग हमारे आसाम में बन जाए? नहीं तो धीरे से आवाज आया, मजा नहीं आया। बिल्डिंग अच्छी लगी
जोरे को मार से जोरे जोरे आवाज मुझे चाहिए नहीं क्यों भी लोगों आवाज खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, यूरेनियम का साउंड डिवाइस जोरे जोरे लेकिन हवा बना लगे दोस्तों ना कोई खर्चा है, कुछ नहीं से हवा से ही बिजली पैदा होती है। ऐसा लगा प्रोजेक्ट ही आपको अच्छा लगेगा तो आप उसका मतलब आपको आज सामने लगाना पड़ेगा। ये हर शहर में लग सकता है, हर शहर में लग सकता है, जहाँ इसकी जरूरत है वहाँ लगा सकते हैं। ये जरूरी कि बड़े शहरों में लगाना है, छोटे शहरों में लग सकता है। तो ये इतना था मेरे सेशन के बारे में, ठीक है। और बहुत धन्यवाद, आपने बड़े इत्मीनान से हमारे बात का स्पीच सुना, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ये कैसे बनती है उसके बारे में बताया, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का एक बिल्डिंग है, तो इतने तो हमने हमारे में क्षमता नहीं है खरीदने की और लेने की। तो हमारा इसमें क्या काम है, तो इसका मैं डिटेल में आपको अभी इसकी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। एक ऐसा आपको मौका मिलने जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी का मोबाइल चल रहा है तो प्लीज अभी आप उसको साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए। एक ऐसी आपको मैं टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको क्या आपकी आने वाले जनरेशन भी इसमें सेट हो जाएगी, उसका फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है। तो आपका फिर से स्वागत है। तो मैं फिर से बोलूंगा, आप प्लीज इसको एक बार गौर से देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कीजिए सर स्लाइड। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हम बिजली ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट बिजली ले रही है, वो अब तक जो संसाधन है वो है थर्मल प्लांट जो कि कोयले से चलता है, दूसरा है डीजल प्लांट जो कि क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल उससे चलता है, तीसरा प्लांट है यूरेनियम प्लांट। पहले मैं इन दोनों के बारे में बात करूं। ये जो प्लांट है थर्मल प्लांट और डीजल प्लांट, ये बिजली बनाने के साथ साथ पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। इस पोल्यूशन की वजह से, जो धुएं की वजह से आज बहुत से लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। हमारी पंजाब स्टेट में एक सिटी है बठिंडा, जिसको बहुत साल पहले वो अनाज उगाने में, ग्रीनरी में और अच्छे पानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज वो जाना जाता है कैंसर बेल्ट के नाम से। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि बठिंडा में थर्मल प्लांट लगा है, जिसके कारण जब ये चलता है धुआं ऊपर उठता है, जब धुआं ठंडा हो जाता है जिसकी राख है वो नीचे आती है, जिसके कारण जब लोग श्वास लेते हैं, श्वास के साथ वो राख अंदर जाती है, अंदर जाएगी, कहाँ जाएगी, वो हवा लंग्स में जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी, तो वो वहाँ पे राख जाकर इन्फेक्शन करती है, जिस कारण वहाँ के लोग जो है कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो क्या इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि आप अपने इस सिस्टम को अपडेट कर लीजिए, बहुत बार बोला, लेकिन जिस चीज का सोल्यूशन है वो भी क्या करें। डीजल प्लांट की यही सेम कहानी है कि चलेगा तो पोल्यूशन करेगा। तीसरा प्लांट आ जाता है यूरेनियम प्लांट, जिसको हम परमाणु बिजली बोल देते हैं। ये यूरेनियम से चलता है और पावर जनरेट करता है। ये इंडिया में अभी तक एक ही लगा है, ज्यादा नहीं लगी। इसका कारण क्या है कि इसमें जो यूरेनियम है उसका बहुत बड़ा खतरा है। यूरेनियम जब रेडिएशन करता है तो ह्यूमन लाइफ तबाह होती जाती है। इसका एग्जांपल है जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो सिटी पे बम गिराए गए थे यूरेनियम पे, जिसको हम परमाणु बम बोलते हैं। तो वहां के वो बम कब गिराए थे? जब सेकंड विश्व युद्ध लगा था, तब जब जर्मनी ने जापान के ऊपर गिराए थे। तो अब तक भी उनके बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं कि इतना रिस्की है। इस कारण गवर्नमेंट इसके ऊपर पैसा नहीं लगा रही है। नेक्स्ट और एक यूएनओ ने रिसर्च की थी। अब अगर किसी का फोन बजे तो सभी ने ताली में जाते तो ठीक। दोबारा से, यूएनओ एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि मानव भलाई के ऊपर रिसर्च करती रहती है
कि कैसे मानवता की जो बीमारियां आने वाली हैं उसके ऊपर रिसर्च करती है कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। जितनी वैक्सीन बनती है यूएनओ के थ्रू बनती है। यूएनओ ने एक रिसर्च किया था 2000 में कि 2025 तक जाते जाते हमारी जो बिजली की यूज करने की कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। अभी चल रहा है 2023, आज ही की डेट में बिजली की जो यूजिंग है 3 गुना हो चुकी है। इसका कारण आप पॉपुलेशन भी मान सकते हैं, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट भी मान सकते हैं, कुछ भी कारण होगा, लेकिन यूएनओ ने बता दिया था कि 2000 में चीजें डबल होने जा रही है। और उन्होंने एक और धमाका किया था कि 2027 तक जाते जाते कोयला और कच्चा तेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर कोयला खत्म होगा तो इसका किससे क्या असर पड़ेगा? थर्मल प्लांट पे, जिससे थर्मल प्लांट चलते हैं। इंडिया में बहुत से थर्मल प्लांट हैं, तो कोयला खत्म होगा, थर्मल प्लांट पे असर होगा। अगर हमारा कच्चा तेल खत्म होगा तो इसका असर किस पे पड़ेगा? पेट्रोलियम पदार्थ पे। पीछे से कच्चा तेल खत्म होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी सप्लाई कम होती जा रही है वैसे वैसे पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। इसी जमाने में हमने 55 रुपए या 60 रुपए भी लीटर हमने पेट्रोल डलवाया था। आज क्या रेट है आपके यहाँ पे सामने? 100 ही है। तो आप एक दिन देखोगे कि आपको 400 रुपए लीटर भी पेट्रोल मिलने लग जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का रुझान किसकी तरफ चले जाएगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। ओ भाई ताली लगाओ ना, बंदर घूमना है। तो बहुत सी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काम कर रही हैं कि अगर हमारा जो कच्चा तेल खत्म होगा तो लोगों का रुझान जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, जो बिजली से चार्ज होती है। लेकिन इसका असर किस पे पड़ेगा? उसी थर्मल प्लांट पे एक चीज 10 चीज को चला रही है, लेकिन उसके ऊपर जब 5 आ जाएगी तो उसकी तो वैसे ही जान निकल जाएगी पीछे से, जो उसको कोयला है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण बहुत से साइंटिस्ट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए थे। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम प्राइमरी सोर्स बोल देते हैं, जो कुदरत ने हमें दिए हैं। उसके द्वारा एक तो आया था हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको हम बोल देते हैं पानी से बिजली बनाने वाला। ये क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है, ऊंचा बांध बनाया जाता है, वहां पे पानी को स्टोर किया जाता है। उस स्टोर से धारा निकलती है, टरबाइन के ऊपर चलती है। जैसे हमने ये टरबाइन घूमते देखे, जो उस धारा से टरबाइन को घुमाते हैं तो पावर जनरेट होती है। लेकिन अभी इसकी और भी रिसर्च निकल कर आई है कि ये जो बांध है, जैसे कि चाइना में बहुत बड़ा बांध बना है, तो उसने हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित किया है। कैसे? जो हमारी धरती है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर इतना बड़ा वो बांध बना था, उसके ऊपर कुछ सेकंड का उसके ऊपर असर गया। अगर ऐसे बात बढ़ते जाएगा तो रोटेशन कम हो जाएगी, तो क्या होगा? कुदरत से खिलवाड़ होगा। जब हम कुदरत को हम छेड़ते हैं तो कुदरत बदला लेती है। तो इसी कारण ये बड़े बड़े डैम आप टूटने जा रहे हैं। एक दूसरी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, वो है सोलर सिस्टम। सोलर, जिसको बच्चा जानता है, ये धूप से बिजली को ये जनरेट करता है। पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं चलती। अगर किसी देश की तरक्की डिपेंड है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? इंडस्ट्री को। जितनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतनी ही उस देश की जो डेवलपमेंट है ज्यादा होगी। तो हमें ये चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए। तो तीसरा है वाइंड मिल, जैसे मैंने भी बोला कि पवन चक्की जिसको बोलते हैं, जिसका एक जो पंखा है 11 टन का होता है। 33 टन को घुमाने के लिए हवा का प्रेशर कितना चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, और इसको जो लगाया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल की तरफ लगाया जाता है। जैसे कि ये मैंने लगाया, ये लगाया वाइंड मिल। अब इसका जो इसका मुंह है इस तरफ है, अब हवा इधर से आएगी तभी ये घूमेगा। अगर इधर से आएगी तो इधर तभी नहीं घूमेगा। इसी कारण इसको किसी के इस तरफ मुंह लगाया जाता है, किसी के इस तरफ लगाया जाता है। और ये जो पंखे लगे हैं, पंखे की अगर हवा ऊपर से क्रॉस कर गई ये तब नहीं घूमेगा।
अगर नीचे से गुजर लीजिए तब नहीं घूमेगा, इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में हवा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रशिया के साइंटिस्ट डेनिस टैगलन, जिन्होंने इस ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है और इस टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद 2012-13 में जब रिसर्च पे लगे थे, 2015 में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इन्होंने 2017 को इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करने के लिए 75 कंट्री में पेटेंट के लिए कर दिया। पेटेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास राइट होना, जैसे एक व्यक्ति ने बनाया, अब उसने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, अब उसकी कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर कॉपी करेगा तो कानून की नजर में वो अपराधी है, उसको बहुत ज्यादा दंड भी लगेगा, सजा भी होगी। तो इन्होंने क्या बनाया है, ऐसे विंड पावर प्लांट का निर्माण किया है, इन्हें जिसको वर्टिकल एंगल में बना दिया है। अब हवा दाएं साइड, बाएं साइड, ऊपर साइड, नीचे कहीं से भी हवा है तो हवा से ये रोटेट करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हवा इधर से आ रही है तो ये घूम गया, अब हवा इधर से आ रही है तो ये फिर भी घूम गया। अब देखते हैं, हमने एसओ को चलाया तभी लाइट घूम रही है, तभी लाइट बनती है, जब ऐसे चलाया तभी लाइट घूमती है। हवा निचले लेवल पे हो, सेंटर पे हो, ऊपर हो, इसमें पावर को जनरेट करना ही करना है। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा कि हवा से पावर को जनरेट नहीं होगा। और अभी इसमें और सिस्टम लगा दिया गया है, सिस्टम है इसमें बैकअप प्लान। फॉर एग्जांपल, हवा बंद हो जाए, बिल्कुल हवा बंद हो जाए, तब भी इसका जो बैकअप प्लान है ये 3 दिन तक फिर भी पावर को जनरेट करता रहेगा। वो कैसे, इसमें एंटी क्लॉक सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर इसके ऊपर वेट है, जैसे हवा बिल्कुल बंद हुई वो वेट नीचे आएगा तो टरबाइन घूमेगी और 3 दिन तक वो हवा से पावर जनरेट फिर भी करेगी। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम बचपन में जब खेलते थे ना तो हमें एक सरपाइकर का ऐसा एक एंगल मिलता था, उसमें पंखा लगा के ऐसे जब छोड़ते थे ना तो ऐसे ऐसे घूमता था। वैसा ही टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है कि उससे वो 3 दिन तक लगातार वो पावर देता रहेगा। नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक एडवांस का मतलब ये होता है कि जैसे आज आपके पास मोबाइल है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, 5G से क्या है एडवांस, 6G या उससे एडवांस। तो ऐसे ही जितने भी यहाँ पे बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट हैं जो उनसे एडवांस है, अगर कोयले थर्मल प्लांट से कंपेयर करेंगे तो इसको कोयले की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें वो फ्लो टूट जाता है, भूल जाता है। ठीक है, एडवांस का मतलब आप समझिए ना कि जैसे थर्मल प्लांट है ये उससे एडवांस है, कैसे उससे एडवांस ये है कि ये पोल्यूशन नहीं करेगा, ये 101% कार्बन फ्री एनर्जी बनाएगा। अगर इसको कंपेयर करो सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम रात को पावर नहीं बनाता है, ये रात को भी बनाएगा, दिन को भी बनाएगा, दोपहर को भी बनाएगा। और इसको कंपेयर करो इसका क्या होता है, पानी से चलने वाली टरबाइन, तो उसकी जो क्षमता है बिजली कम बनाता है, जो एक दिन में 120 मेगावाट पावर जनरेट करे। ये सभी टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसको पेटेंट करवा लिया गया और डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। डिमांड को ऑलरेडी अभी हमने जहाँ पे बताया, जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं ये सभी बिजली को यूज करेंगे, इसका विकल्प नहीं है। आज गवर्नमेंट हो सकता है आपको यहाँ पे 12 या 13 रुपए यूनिट पर देती हो, कल को अगर 20 रुपए यूनिट हो जाए तो क्या आप मीटर अपना पटवा दोगे कि हम तो और कहीं से पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं ना। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जो कि डिमांडेबल है। नेक्स्ट, इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसको आप कॉलेज में लगवा सकते हो, स्कूल में लगवा सकते हो, हॉस्पिटल में लगवा सकते हो, इवन तक कि आपके घरों में भी लगे। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट इसकी डीलिंग चल रही है, जो गवर्नमेंट के साथ इसकी डीलिंग होती है, जहां पे जो कोयले वाला प्लांट लगा है वहां से उसको रिप्लेस करके इसको लगाया जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि बिजली कहां से आ रही है, आपको खाली बिल ही देते रहोगे। नेक्स्ट, इस कंपनी का नाम है विंड एनर्जी
टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूअल, एक ऐसे नए युग का शुरुआत होने जा रहा है जिसमें जो चीज जिससे हम इस्तेमाल यूज करेंगे, जैसे हवा है, वो अपने आप बनती रहेगी और ये पावर प्लांट यूज होता रहेगा, ये हवा कभी भी बंद नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, तो जैसे कोई कंपनी बनती है तो क्या होता है, लोग उसके लीगल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि क्या सा ये जितने एक कंपनी को डॉक्यूमेंट चाहिए उससे ज्यादा इनके पास डॉक्यूमेंट है, तो हमारे पास पड़ेगा। अगर किसी ने चेक करना तो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है, तो अभी इस कंपनी का प्री आईपीओ शेयर आया हुआ है। शेयर के बारे में कितने लोग जानते हैं? प्लीज आप बताइए, शेयर के बारे में लोग कितने जानते हैं? शेयर एक दो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो शेयर होते हैं, शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं, उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? आप हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग, हम प्रेजेंट नहीं पाते। 2 3 लेडीज में कोई नहीं जानता शेयर क्या होता है? शेयर मार्केट जानता ना जाने हुडी से ना जाने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट মানে হনসয় টাইপ जानते हैं। चलो, आप इतना जानते हो किसी कंपनी में हिस्सा डालना, वो जानते हो? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, शेयर जो होता है ना, एक कंपनी है, तो कंपनी अपना काम शुरू करना चाहती है, लेकिन उसको पैसे की जरूरत होती है। वो लोगों से बोलती है, बताती है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप मेरे को पैसा दीजिए, बदले में आपको मैं अपना एसेट का मतलब क्या होता है? जमीन जायदाद। बहुत से लोग जमीन का एसेट किसको मानते हैं? गोल्ड को एसेट मानते हैं, ज्यादा जमीन जायदाद को एसेट। लेकिन इनसे ज्यादा बड़ा एसेट क्या होता है? वो होता है शेयर। एक कंपनी की जो वैल्यू होती है, और वैल्यू के निर्धारण से वो शेयर का प्राइस निश्चित किया जाता है। जब वो कंपनी अपना शेयर किसी को दे देती है, इट मीन उसने अपनी 10% 20% जायदाद उसके नाम कर दी। अब आपको पता चल गया शेयर का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन जब शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, लेकिन लिस्ट होने से पहले आता है आईपीओ। अब आईपीओ के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। शेयर लिस्टेड होने से पहले बड़े बड़े लोगों के पास ये बोला जाता है कि आप हमारा ये शेयर खरीद लो, और इस शेयर की ग्रोथ आने वाले समय में बहुत होगी। कैसे होगी? क्योंकि शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई का चक्कर है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है, अभी 1 साल पहले की बात है, नींबू हम सभी यूज करते हैं। नींबू 1 साल नींबू की फसल नहीं हुई थी, वो जड़ गए सभी। तो नींबू का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा, क्योंकि गर्मी में नींबू की तो जरूरत है, तो मैंने वो जो 20-30 रुपए किलो होते थे, वो 300 रुपए किलो भी बिके। बिका डिमांड तो है मार्केट में, लेकिन अगर पीछे से सप्लाई कम होगी तो उसका रेट बढ़ेगा। आपको बता दिया, ठीक है। तो जो शेयर का बढ़ना है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। जिस चीज की डिमांड निकलेगी तो उसका प्राइस बढ़ना तय है, ठीक है। तो आईपीओ उन लोगों को, और प्री आईपीओ क्या होता है? इससे और पहले आता है प्री आईपीओ शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी स्टार्ट कर दी है और कंपनी अच्छी है, तो मैंने उसकी जो कॉस्ट है, उसको शुरू करने की कॉस्ट है 10 करोड़, ठीक है। तो मैंने 10 लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोजेक्ट है, मार्केट में इसकी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी निकाल ली माचिस की, मैंने माचिस की कंपनी लगाई, माचिस तो ऑलरेडी बिकनी है, ठीक है। तो मैंने माचिस की कंपनी लगाई, तो उसका बजट था 10 करोड़। तो मैं मैडम को बोल दिया, उनको बोला कि ये आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मैं आपको बहुत ज़्यादा सस्ते शेयर दे दूँगा, जिसको बोलते हैं प्री आईपीओ शेयर। प्री आईपीओ शेयर में सस्ते शेयर तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं। वही प्री आईपीओ शेयर कंपनी आपके लिए लेके आई है। इसका कारण क्या है कि ये बड़े लोगों के पास क्यों नहीं गई? कंपनी ने अपने आप को जो लिस्ट कराया था 2019 में लिस्ट कराया था अपनी कंपनी को और शेयर को। उसी 1 साल के बाद क्या हुआ आप सभी को पता है, कोरोना लॉकडाउन लगा। उस लॉकडाउन ने छोटे लोगों की नहीं, बड़े बड़े लोगों की भी कमर को तोड़ के रख दिया। छोटे लोग फिर स्टैंड हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो अभी तक स्टैंड नहीं हो पाए। लेकिन इस कंपनी को चाहिए था पैसा, तब इसने बोला कि जो मैंने 10 लोगों को बताना था, क्यों ना मैं 10,000 लोगों को बताऊं। मेरे को तो पैसा चाहिए, एक व्यक्ति से अगर मैंने 1 करोड़ लेना है तो 10 लोगों को
10,000 लोगों को इकट्ठा करो, तो वहां से ये प्रोग्राम काम तो चलाना है। वही प्री आईपीओ शेयर आपको मिलने जा रहा है, ठीक है, जो इस प्री आईपीओ शेयर में आएगा। नेक्स्ट सर, तो ये कंपनी का रोड मैप है। कंपनी के पास अभी 314 बिलियन शेयर है, ओके, और उसमें से कंपनी 51%, आधे से ज्यादा अपने पास रखेगी, और 39%, 39% जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रखेगी, जो कि कम से कम $1 से है। और अभी चल रहा है कंपनी का एफिलिएट सिस्टम। इस एफिलिएट सिस्टम को भी इन्होंने 10% शेयर निकाले एफिलिएट सिस्टम में, और इस 10% को भी इन्होंने 14 स्टेज में डिवाइड कर दिया। अभी आपको इसका मैं मतलब बताता हूँ 14 स्टेज क्या है। जब कंपनी ने अपना शेयर लिस्ट किया था तो 5 पैसे से लिस्ट किया था। पहली स्टेज में उनका 5 पैसे था, मतलब कि 5 पैसे के हमने इतने शेयर बेचे। अब सेकंड स्टेज आई, तब जो शेयर का प्राइस तो 8 पैसे हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जैसे जैसे वो स्टेज खत्म होती जाएगी वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तब मैंने इसको खरीदा था 8 पैसे का शेयर। आज इसका प्राइस चल रहा है 29 से 30 के बीच चल रहा है। शेयर का प्राइस को ज्यादा नहीं बढ़ा, 29 पैसे को ज्यादा नहीं होता। 29 पैसे में एक टॉफी भी नहीं आती बच्ची के लिए, लेकिन आप एक शेयर खरीद सकते हो 29 पैसे का, जो कि आपको कम से कम 29 पैसे की चीज ली $1 मीन्स 90 रुपए का होने जा रहा है, ओके। यहीं पे नहीं रुकेगा, ये बढ़ता जाएगा। क्यों? पावर की डिमांड निकलती रहेगी और सप्लाई हम देंगे, क्योंकि हम इसमें नेक्स्ट तो जैसे ही हम ये शेयर कोई भी बाय करेंगे इस एफिलिएट सिस्टम में, तो ये कंपनी में को-ओनर बन जाएगा। जितने मेरे साथ लोग अभी आए हैं, जितने मेरे साथ जुड़ चुके, 800 लोग के करीब जुड़ चुके हैं, वो सभी इस कंपनी में को-ओनर है। को-ओनर का मतलब होता है सह मालिक। एक मालिक होता है और हजारों सह मालिक होते हैं। तो जो इस स्टेज में आ चुके हैं, जो आएंगे वो कंपनी में को-ओनर बन जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, बहुत से लोग यहाँ पे को-ओनर बनते हैं, उनमें से बहुत से लेडीज भी हैं। कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसमें अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं। घर से बैठकर फोन पे काम करती हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमा रही हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे उनका घर बढ़िया चलता है, उनकी दाल रोटी बढ़िया चलती है। लेकिन जैसे जैसे ये काम करते जाएंगे तो मालिक तो जब बन गए सारी उम्र के लिए, अब वो चली जाएगी, उसके बच्चे आएंगे वो भी को-ओनर, उसके बच्चे आएंगे वो भी को-ओनर। नेक्स्ट सर, अब इसका जो शेयर है, शेयर जो लिस्टेड हुआ है, जैसे इंडिया में कोई शेयर लिस्टेड होता है उसकी एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो है सेबी। जो सेबी के द्वारा शेयर लिस्टेड होता है इंडिया में, तो उसकी बैक सपोर्ट पे इंडिया खड़ी होती है कि आप इस शेयर को खरीदो, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो ऐसी रशिया में जो शेयर लिस्टेड हुआ है वो JSC ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ये शेयर लिस्ट हुआ है, जो कि रशिया की एक गवर्नमेंट बॉडी एनर्जी 2020 के नाम से ये शेयर लिस्टेड हुआ है। नेक्स्ट सर, अभी ये किसी व्यक्ति ने मेरे को क्वेश्चन कर दिया था, एक व्यक्ति ने मेरे को क्वेश्चन कर दिया था कि ये कंपनी रशिया की है तो इंडिया से कैसे ये पैसा इकट्ठा कर रही है, इनके पास क्या ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये इंडिया से पैसा इकट्ठा कर सके। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट कब बना था? 5 अप्रैल 2012 को बराक ओबामा ने ये एक लीगल पास करवाया था कि किसी व्यक्ति के पास इन्वेंशन है लेकिन उसको चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। किसी के पास हो सकता है, इसके दिमाग में आइडिया है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, बदले में वो वर्ल्ड में किसी से भी देश से पैसा ले सकता है, लेकिन उसके पास इन्वेंशन होनी चाहिए, मनी रोटेशन प्लान वाला पैसा नहीं ले सकता। और बैंक से वो कुछ लोग बोलते हैं बैंक से क्यों भी कर्जा ले लेता है, बैंक से आज कर्जा लिया, बैंक की तो इंस्टॉलमेंट जो नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, अभी काम चलने में समय है तो वो कैसे लोग पे करेगा। इसलिए इसको सी एक्ट के अधीन ये किसी भी कंट्री से पैसा ले सकता है। अभी इंडिया से भी, जापान से पैसा ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं,
रशिया से तो है, और अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया अमेरिका में भी इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। कंपनी का जो शेयर है 2019 में 5 पैसे का था, स्टार्ट हुआ था शेयर 5 पैसे का, अभी चल रहा है 2023 तो 29 पैसे मान के 29 पैसे का है। लेकिन 2025 में जाते जाते ये कम से कम 80 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। 30 पैसे की चीज सीधा 80 रुपए की हो जाएगी। अब कारण क्या है? वही डिमांड और सप्लाई का चक्कर कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड है सप्लाई पीछे से कम है, उसके रेट बढ़ने तय है, तो कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट, तो ये शेयर जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये फॉरेक्स में इसकी ट्रेडिंग होगी, और जो अच्छे इसके ज्ञानवान व्यक्ति हैं जिसको हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, उन्होंने बताया है कि 2030 में जाते जाते ये एक शेयर जो आप 80 रुपए का बोल रहे हो, ये 2030 में कम से कम 9,000 रुपए का हो जाएगा। ये कोई जो बिटर कंपनी है, कोई पहली भी कंपनी नहीं जितना इसका रेट बढ़ेगा। ऐसा ही प्लान अमेज़न कंपनी लेकर आई। अमेज़न कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास एक ड्रीम था, एक लॉजिक था। जब उन्होंने स्टार्ट किया था, इनका 10 बाय 10 का एक रूम था, ऑफिस था, वहां से क्या करते थे, पुरानी किताबें लेते थे, खरीद लेते थे, और उसी पुरानी किताबों को लोगों को महंगे दाम में बेच देते थे। बस यही काम था। तब इनके दिमाग में एक आइडिया कलेक्ट हुआ कि क्यों ना हम अपना एक शॉपिंग पोर्टल बनाएं। उस शॉपिंग पोर्टल में लोग हमारे उस शॉपिंग पोर्टल में सामान को बेचेंगे और खरीदेंगे। आज आप देख लो, अमेज़न की एक भी दुकान नहीं है, लेकिन अमेज़न कंपनी बहुत ऊपर जा चुकी है। अमेज़न कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट बहुत से लोगों को बताया, और उन्होंने बहुत से लोगों ने बोला कि ये बाहर की कंपनी है, इसने पैसा इकट्ठा करना है और बाहर जाना है। कुछ लोगों ने इसमें एक अपनी स्टडी की और बोला कि ठीक है, हम इतना रिस्क लेके देखते हैं, हो सकता है चल जाए। तो हमारे लुधियाना के एक व्यक्ति हैं जो मेरे से एज में काफी बड़े हैं, ये 15 से 18 साल की बात है, तब इन्होंने 50,000 लगाकर 1 लाख शेयर लिया, मतलब 50 पैसे का एक शेयर था, और इन्होंने 50,000 लगा के 1 लाख शेयर ले लिया। अब इसमें 2 साल कुछ नहीं हुआ, 3 साल में कुछ नहीं हुआ, 5 साल में और 6 साल में जाकर वो शेयर का जो प्राइस है वो कम से कम कितने रुपए का हो गया? 500 रुपए। उसी महीने में 1,000। आज की डेट में आप अमेज़न तो नहीं बोलूंगा, आप गूगल पे जाके सर्च करो कि गूगल का शेयर कितने का है। 2,75,000 रुपए का एक शेयर है। 50 पैसे की चीज 2,75,000 की। और जो कंपनी बड़ी कंपनी होती है वो साल बाद अपना डिविडेंड निकालती है। डिविडेंड का मतलब होता है उसको मुनाफा भी बोल सकते हैं। एक कंपनी साल भर अपना बिजनेस करती है, उसके बाद साल के बाद उसको प्रॉफिट होता है, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं वो उनमें डिवाइड करती है। वो एक शेयर का एक डिविडेंड प्राइस निकाल देती है। आज की डेट में जो अमेज़न का जो डिविडेंड निकल रहा है, एक शेयर का 30 रुपए निकल रहा है। और जिस व्यक्ति ने 1 लाख शेयर लिया था उसको साल बाद कितना पैसा मिल रहा है, कोई बता सकता है? 30 लाख। 30 लाख को एवरी ईयर मिल रहा है। मैंने बोला कि सर आपके पास शेयर जितने पड़े हैं, मतलब एक 2,75,000 का शेयर है, 2,75,000 को आप 1 लाख पे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर में रख पाएगी नहीं, इतनी तो उसकी प्रॉपर्टी बनी हुई है। ऊपर से उसको जो 30 लाख रुपया आ रहा है वो अलग से, तो वो बोला तू बच्चा है, तो 2,75,000 का बोला, ये एक नहीं से 5 लाख का बना है। और मेरे को डिविडेंड आ रहा है, मैंने 50,000 लगाया था, अब मेरे को 6 साल हो गए लगातार 30 लाख आ रहा है, कभी 31 आ जाता है, कभी 30 आ जाता है। तो मैं पागल हूँ? जो एक मुर्गी मेरे को अंडा दे रही है, उसको क्यों काटूं? काटने का मतलब मुर्गी को मार देना, हलाल करना। जहाँ मेरे घर में एक ऐसा पेड़ लगा है जो हर साल मेरे को फल दे रहा है, इतना फल दे रहा है कि मेरा भी पेट बढ़ रहा है, मेरे बच्चों का भी बढ़ रहा है, मैं उस पेड़ को काटूं
काटने से अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन फल आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ऐसे ही बीटर आपके पास इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हो। बीटर शेयर विल चेंज योर लाइफ। इसका मतलब क्या है? चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल है, आज सभी जूझ रहे हैं, सभी अपनी तकलीफों से जूझ रहे हैं। वो तकलीफ क्या है? पैसा। आपकी इस तकलीफ को बीटर चेंज कर देगी, क्योंकि ये आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगी शेयर के रूप में कि आप की जो लाइफ है वो चेंज हुई। लाइफ तो ये है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ सालों बाद आप बड़े स्ट्रगल करोगे, लेकिन वो स्ट्रगल आप अपनी खुशी के लिए करोगे, क्योंकि आपकी चिंता मुक्त हो जाएगी कि आपको पैसा आ रहा है। पेड़ को काटना तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपको साल भर पैसा आता रहेगा। तो यहाँ तक किसी को सबको कोई क्वेश्चन हो तो मैं नेक्स्ट बता दूँ कि बहुत कुछ है। किसी ने और पूछना है टेक्नोलॉजी के बारे में? कुछ ना जी ये जो हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जी, ये सर इन्वेस्ट वाला तो नहीं होगा। नहीं देखिए, अगर वो अगर डोमेस्टिक लॉन्च कर देते तो मुझे पेट जैसे करती, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ऐसे ये शेयर पैकेज मिलते हैं, ठीक है। आपको जो ऑनलाइन शेयर पैकेज मिलेंगे, अभी जो आप पैकेज देख रहे हैं ना, ये पुराना स्क्रीनशॉट है। कोई नहीं तो बोलेगा कि मैंने तो ये देखा और बता रहे, ये कम से कम 2 साल पहला स्क्रीनशॉट है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं, कभी इसका ये भी प्राइस नहीं पता, ठीक है। अभी बहुत से लोगों के दिमाग में चलता है कि सर 28 पैसे का शेयर है, 30 पैसे का शेयर है, क्यों ना मैं 10 लाख शेयर ले लूँ, 20 लाख ले लूँ, 1 करोड़ शेयर ले लूँ। लेकिन जब वो इसकी कैलकुलेशन करता है तो पैसा बहुत ज़्यादा बनता है, तो इतना पैसा एक बार में निकालना मुश्किल है। तो कंपनी ने यहाँ पे आपको लीवरेज सिस्टम दे दिया है कि आप कोई भी पैकेज लो, छोटा लो, बड़ा लो या उससे बड़ा लो, आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी बाय कर सकते हो। आज आपने एक इंस्टॉलमेंट दी, जो रेट चल रहा है वो आपके साथ, वो आपके नाम से बुक होगी। आज आपने इंस्टॉलमेंट में बुक होगी, कल को बाई चांस उसका प्राइस 5 गुना बढ़ गया, लेकिन वो आपको रेट मिलेगा, वो पुराना वाला ही रेट लगेगा। आज आपने जो पेमेंट से स्टार्ट किया, वो बाद में जितना मर्जी बढ़े, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आपको वही प्राइस मिलेगा जो आपने पहले मांगा। तो अभी कुछ लोग बोल देते हैं कि हमने शेयर्स की गारंटी क्या है, तो ऐसा आपको लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको भी आप कहीं पे वेरीफाई करवाओ, ये आपके नाम से होगा, आपके मेल, मोबाइल नंबर, सारा कुछ नहीं होगा। इसका आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जमीन कितने लोगों के पास है? जमीन कितने लोगों के पास, चाहे कोई हो चाहे बड़ी हो, सबके पास है। क्या जमीन को आप लेकर जेब में घूमते हो? तो आपका सिक्योरिटी क्या है? जमीन उसकी रजिस्ट्री, हाँ, वो आपकी सिक्योरिटी है ना। आपके पास एक कागज है, इससे पता चलता है कि आपकी है। इसी तरह आपको ये कंपनी आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट देती है, अलॉटमेंट लेटर देती है, जिससे कि ये साबित होता है कि ये शेयर आपके हैं, आप इस कंपनी में को-ओनर आ चुके हो। आप इसको भले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दो, ये लीगल ही साबित होगा। ये आइडेंटिटी भी है आपकी, ये आपकी रजिस्ट्री है कि आपके नाम पे इतने शेयर हो चुके हैं, ये आपकी एक जायदाद बन चुकी है। नेक्स्ट है, अभी इस कंपनी के मैं बताने जा रहा हूँ बेनिफिट ऑफ शेयर। अभी ये सभी को दिख रही है स्क्रीन? अगर नहीं दिख रही तो बोलिए, पीछे सबको दिख रही है? सवाल इससे आसान है, हुडी से सबको दिख रही है? यहाँ बस ना और देख रहे मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? प्लीज हाथ उठाओ। सभी को समझ में आ रहा है। लेडीज आपको बुझी पैसे ना हुडी मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी बुझी पैसे ना। अच्छा बताइए, लेडीज बताइए कितने को नहीं। आप करा कीजिए, पूरे को आप करा कीजिए जिसको नहीं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समय कितना पता लगा आपको? এই যিবিলাকে বুজি পোৱা নাই হাত দাঙি দিলে হ'ল, অসমীয়াত বুজাই দিব। হেল্ল' বাইদেউ কওক, অসমীয়াত বুজাই দিব। नहीं आ रहा। ये मैडम सभी को बता देंगे।
আছে আছে আমার দাস আছে বুঝাই দিতে आपको ना कैलकुलेशन करके बताने जा रहा हूँ कि जो आप पैसा लगाओगे, आप शेयर खरीदोगे, उसका अभी और आने वाले समय में, उसके आने वाले समय में, उसके आने वाले समय में आपको क्या बेनिफिट होने जा रहा है। तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? कोऑनर को। जो 10% एफिलिएट शेयर में आ जाएगा वो कोऑनर रहेगा, सिर्फ उसको ही प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। जब ये एफिलिएट सिस्टम बंद हो जाए उसके बाद भी शेयर मिलेंगे, लेकिन कोऑनरशिप नहीं मिलेगी। नंबर 2 पे डिविडेंड। डिविडेंड जो मैंने बोला, कंपनी साल भर का ग्रोथ करती है, जैसे 4th आता है, अप्रैल आता है, उसमें अपनी कैलकुलेशन निकालती है और इसमें जितना उसका प्रॉफिट हुआ होता है वो उसको डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को देती है। कोऑनर को डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, लेकिन जो कोऑनर नहीं होगा उसको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। ओके। तीसरा जो है शेयर वैल्यू इंक्रीज। आज आपने शेयर 28 पैसे का 29 पैसे का लिया, एक दिन ये 80 रुपए का बना, एक दिन ये 800 रुपए का, एक दिन ये 8 लाख रुपए का लिया। मैंने आपको कारण बता दिया क्यों होगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, तो जो आपको मिलने जा रही है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम अब तक जो मैंने देखा है 2 सेक्टर में मिलती है, एक गवर्नमेंट सेक्टर, नो, दूसरा बिजनेस। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? जैसे सरकारी जॉब किसी को लगती है, वो गवर्नमेंट को 50 से 60 साल तक अपनी सर्विस देता है, ठीक है। तो जब वो रिटायर होता है, एक कहीं पे कोई लिमिट होती है, वो जब उस एज पे पहुंचता है उसको गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। अब वो चाहे वो मैरिज में जाए, चाहे वर्ल्ड टूर में जाए, महीने बाद पेंशन नाम की चीज से अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है जब तक वो दुनिया में है। जैसे वो दुनिया से चला गया उसकी वाइफ को मिलती है, उसकी वाइफ चली गई तो पेंशन आनी बंद हो जाती है। दूसरी पैसिव इनकम क्या है? बिजनेस। एक अच्छा स्टेबल बिजनेस है, उसका अच्छा क्लाइंट बेस है, वो अच्छी उसको पैसिव इनकम आती है। जब उसकी जो औलाद है समझदार है तो वो पैसिव इनकम कमाने जाते हैं। लेकिन इन दोनों से बड़ी पैसिव इनकम आपको वीटर देने जा रही है। तो आइए मैं इसकी कैलकुलेशन के बारे में आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट है, ये ना बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। मैं वो इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी साबित होने जा रही है। जितनी भी आज तक टेक्नोलॉजी आपने देखी है जो कि बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुंच चुकी है, जिस टेक्नोलॉजी को मैं दिखाने जा रही उन सबसे उसकी बाप साबित होने जा रही है। और इस टेक्नोलॉजी का काम क्या है? हवा से बिजली बनाने का था, ठीक है। आज तक हमने ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड को, कंट्री को सप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये थर्मल प्लांट देख रहे हैं, ये कोयले से चलता है, इसमें कोयला डालो जलेगा, बिजली बनेगा। ये जो प्लांट है इसमें डीजल डालो चलेगा तो बिजली बनेगा। लेकिन जब ये चलता है तो बहुत मात्रा में ये धुआं छोड़ता है। इससे क्या है? इससे हम इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे। घरों के लिए कामयाब है लेकिन इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे जितनी मर्जी प्लेट। अगर किसी देश की तरक्की संभव है इसलिए वो इंडस्ट्री के ऊपर है, कारखानों के ऊपर है। और कारखाने इससे नहीं चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो देश क्या होगा? डाउन 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 डाउन। और तीसरी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो है वाइंड मिल्स। ये बड़े बड़े पंखे हैं, घूमते हैं तो पावर जनरेट करते हैं। लेकिन ये पंखे कहाँ पे लगते हैं? जहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत तेज है, बहुत हाई है। जैसे गुजरात में बहुत तेज हवा चलती है, राजस्थान में बहुत तेज हवा चलती है, वहाँ तो लग रहे हैं। लेकिन असम, पंजाब में ये नहीं लग रहे क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम है।